इसी को कुछ जगह फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है, और ये टॉपिक बीएसटी ईपीएस उस दोनों बुक में भी है। ठीक है, अकाउंट में तो है ही। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक मतलब ये चीज क्या है पहले ये बताइए। तो पार्टनरशिप क्या है, हम लिखाए हैं भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सब सेक्शन 4 या अंडर सेक्शन 4 when 2 or more than 2 person are started business for the purpose of earn profit, that is called partnership. For the purpose of earn profit, यहाँ ध्यान दें, 2, 4, 5, 10 आदमी मिलके अगर ये योजना बनाए कि यार चलो फलाना आदमी आ रहा है, उसका बाइक लूटेंगे, जो पैसा होगा वो ले लेंगे, है ना। तो ये चीज जो एग्रीमेंट है ये लीगल नहीं है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप क्या होगा, तो लीगल प्रोसेस से लाभ कमाने के लिए जो एग्रीमेंट होता है वो हमारा पार्टनरशिप कहलाएगा। न कि 2-4 मिल के प्लान किए कि फलाना आ रहा है, चलो उसका हम बाइक छीनते हैं, पैसा छीनते हैं, उससे अपना कुछ काम कर लेंगे, ये पार्टनरशिप नहीं है। तो साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अंतर्गत जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति इस पर्पज से धन का विनियोजन करते हैं कि उसका उद्देश्य लाभ कमाना हो, और इसके लिए वह जो भी समझौता करते हैं वह पार्टनरशिप कहलाता है। किसी वैधानिक कारोबार के माध्यम से लाभ कमाने के उद्देश्य से 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के बीच किया गया अनुबंध, किया गया समझौता पार्टनरशिप है। अब पार्टनरशिप मौखिक भी हो सकता है, पार्टनरशिप लिखित भी हो सकता है। ये ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि साझेदारी होता है तो वहां पे ऑप्शन देना होता है लिखित एवं मौखिक दोनों, रिटेन एंड ओरल बोथ। कुछ पॉइंट में, जैसे पॉइंट 1 में दे देगा रिटेन, पॉइंट बी में दे देगा ओरल, पॉइंट सी में दे देगा बोथ ए एंड बी, और पॉइंट डी में दे देगा नन ऑफ दीज। अब वहां आंसर कौन सा होगा, सी। ठीक है, तो साझेदारी क्या है, लिखित या मौखिक रूप से 2 या 2 से व्यक्ति के बीच, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के बीच किसी वैधानिक कारोबार के माध्यम से लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया समझौता साझेदारी है। अब इसके परिभाषा में ही क्लियर है कि यह लिखित एवं मौखिक दोनों होता है। अब इसी में अगला टॉपिक आता है कि जब साझेदारी लिखित हो जाता है, जब साझेदारी लिखित हो जाता है, रिटन रूप में आ जाता है, यानी हर समझौता को एक निश्चित पेपर पे लिख लिया जाता है, तो इस लिखित एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं, साझेदारी संलेख कहते हैं। वही चीज है, समझौता वही है। अगर वो सिर्फ ओरल है तो वह साझेदारी है, वह अगर लिख लिया गया तो वह पार्टनरशिप डीड हो गया, एग्रीमेंट। साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड, साझेदारी का एग्रीमेंट। तो एक ऑब्जेक्टिव यहां भी आता है कि पार्टनरशिप डीड क्या है, तो रिटेन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर, है ना, साझेदार के बीच का लिखित समझौता। फिर आता है पार्टनरशिप डीड होता है, तो क्या होता है, ऑलवेज रिटेन। पार्टनरशिप डीड क्या होगा, हमेशा लिखित ही होगा, वो कभी भी मौखिक। आगे है अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब साझेदार के बीच का समझौता लिखित नहीं हो, अर्थात साझेदारी संलेख का अभाव हो। अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड,
साझेदारी संलेख के अभाव में क्या करना है। तो साझेदारी संलेख के अभाव में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रयोग होगा। ये 1932 हमें बताता क्या है? बताता है पॉइंट नंबर फर्स्ट, जब साझेदार के बीच लाभ विभाजन का अनुपात स्पष्ट न हो तो सभी साझेदार समान अनुपात में लाभ बांटेंगे। ये सब पहले हम लिखा चुके हैं। सभी साझेदार समान अनुपात में लाभ बांटेंगे। दूसरा, साझेदार के द्वारा दिए गए पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। तीसरा, अतिरिक्त कार्य के बदले साझेदार को वेतन नहीं दिया जाएगा। साझेदार के द्वारा किए गए आहरण पर ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा। साझेदार के ऋण पर या फॉर्म के किसी भी ऋण पर 6% की दर से ब्याज वसूल किया जाएगा। अब यहाँ ध्यान दें, कल हम लोग रिजोल्यूशन पढ़ रहे थे, उसमें देखे थे एक जगह लोन पार्टनर का पार्टनर फॉर्म को दिया है, दूसरी जगह लोन जो फॉर्म से पार्टनर लिया है, फॉर्म से पार्टनर लिया है। तो साझेदार जब लोन देगा फॉर्म को तो साझेदार को 6% से ब्याज दिया जाएगा। लेकिन यदि कोई साझेदार फॉर्म से ऋण ले लिया है, संस्था से लोन ले लिया है, तो साझेदार से ब्याज नहीं वसूल किया जाएगा। साझेदार यदि लोन दिया है संस्था को तो साझेदार को 6% की दर से ब्याज मिलेगा। लेकिन यदि कोई साझेदार संस्था से लोन ले लिया है तो साझेदार को ब्याज नहीं चुकाना पड़ेगा, साझेदार ब्याज नहीं देगा। ठीक है, तो कुल मिला के इस तरह 6 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के इस 6 रूल्स को आपको याद रखना है। लाभ बराबर अनुपात में बांटेंगे, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, साझेदार के द्वारा लिए गए ऋण पर कोई भी ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा, साझेदार के आहरण से कोई भी ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा, अतिरिक्त कार्य के बदले पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, और साझेदार यदि फॉर्म को लोन देता है तो उस पर 6% की दर से ब्याज साझेदार को मिलेगा। अब इसके बाद इसी फंडामेंटल का टॉपिक आता है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि समायोजन खाता। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पहला क्वेश्चन आता है लाभ हानि समायोजन खाता, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? 2 तरह से क्वेश्चन पूछता है, या तो व्हाट इज पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट या व्हाई प्रिपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो लाभ हानि समायोजन खाता सबसे पहला चीज की है क्या? फिनांसिंग ईयर के अंत में जब एक संस्था अपना हिसाब किताब, अपना अकाउंट तैयार करके यह जानकारी ले लेता है कि एक फिनांसिंग ईयर में उस संस्था का क्या लाभ या क्या हानि हुआ, तब लाभ हानि ज्ञात होने के बाद उसे यह पता चलता है कि कुछ चीज लिखने से भूल गए, यानी लाभ हानि ज्ञात करते समय इसका लेखा हमें करना था लेकिन हमने नहीं किया, है ना। तो इस छूटे हुए मदों को लिखने के लिए, जो मिसिंग आइटम है उसको फिर से रिकॉर्ड करने के लिए जो अकाउंट तैयार करता है उसे हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल अकाउंट के मिसिंग आइटम को फिर से लिखने के लिए जो अकाउंट तैयार किया जाता है वह अकाउंट
पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ये एक नॉमिनल अकाउंट है। ऑब्जेक्टिव भी पूछता है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो यह एक नॉमिनल अकाउंट है। इसके अंतर्गत पार्टनर का सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का कमीशन, रिजर्व फंड, मैनेजर का कमीशन आदि शामिल किया जाता है। इसके बाद इसी फंडामेंटल चैप्टर में ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का चर्चा होता है। ड्राइंग फॉर्म के कैश या गुड्स का प्रयोग पार्टनर जब अपने पर्सनल वर्क के लिए कर लेता है, अपने डोमेस्टिक यूज में कर लेता है, तो इसी प्रोसेस का नाम ड्राइंग होता है। ड्राइंग के इंटरेस्ट के लिए कई तरह का सिचुएशन है, जैसे बेस ऑन ईयरली, पूरे वर्ष को जब आधार मानते हैं तो पूरे वर्ष भर के लिए भी 3 स्थिति होता है। वर्ष भर, प्रत्येक महीना के प्रारंभ में, तो प्रत्येक महीना के बीच में, तो प्रत्येक महीना के अंत में, इसी तरह 3 माही आधार पे, इसी तरह 6 माही आधार पे, इसी तरह 9 माह तक, जो हम अलग अलग कर चुके हैं। तो इसका फॉर्मूला याद रहना जरूरी होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस्ड जहाँ एग्जाम होता है वहाँ ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला ही पूछता है। इसके बाद इस चैप्टर में एक चीज आता है, फिक्स कैपिटल का टॉपिक। तो जब कभी भी चैप्टर फिक्स में फिक्स कैपिटल का चर्चा करता है, तो फिक्स कैपिटल की स्थिति में कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के अतिरिक्त हम कुछ भी नहीं लिखते हैं। फिक्स कैपिटल के केस में कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं लिखा जाता है। पार्टनर से संबंधित किसी भी चीज का लेखा करने के लिए पार्टनर के नाम का एक अलग से खाता तैयार किया जाता है, जिसे करेंट अकाउंट कहते हैं, चालू खाता कहते हैं। तो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है चालू खाता क्या है। तो फिक्स कैपिटल के केस में पार्टनर के नाम से संबंध रखने वाला प्रत्येक चीज के लिए पार्टनर के नाम का एक अतिरिक्त अकाउंट तैयार किया जाता है, जिसे चालू खाता, करेंट अकाउंट कहते हैं। ठीक है, और मोटा मोटी इस चैप्टर में यही थ्योरी है। फंडामेंटल में प्रैक्टिकल हम कर चुके हैं, और जो उसमें से इम्पोर्टेंट होगा उसको हम कर लेंगे। ठीक है।